भाई जी, आप यूकेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मुझे कुछ जानकारी चाहिए आपसे। बिल्कुल। जानकारी मैं जानना चाहता हूँ रुद्रप्रयाग में मोहित डिमरी वाले मामले में, जिसमें आज पुलिस ने खुलासा किया है कि मोहित डिमरी किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ था। वो एक भ्रामक जानकारी थी और उनके ही किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर ये हमला करके चुनाव में संवेदना बटोरने के लिए ये कृत्य किया था। देखिए, हमें पहले अंदेशा था इस बात पर। जी। जिस जगह ये घटना हुई जी भाई जी। उस जगह पर कोई ऐसे सीसीटीवी कैमरा आदि कुछ नहीं था। अच्छा। दूसरा, यदि पुलिस इतनी तत्पर थी, जिसमें पुलिस ने ये कह दिया कि यहाँ कोई घटना नहीं हुई, इसमें कम से कम पुलिस को पहले प्राथमिक रूप में ये देखना चाहिए था कि जिसके साथ घटना हुई है उसका बयान लेना चाहिए था। अच्छा। पुलिस ने जिन लोगों की बात कही है जी। उसकी सत्यता पर पुलिस कुछ नहीं बोल पा रही है। जी। ना सीसीटीवी कैमरा है। जी। ऐसे में पुलिस कई मामलों में 90 दिन तक अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर पाती। भट्ट जी, जब व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई होगी तो एफआईआर भी देखिए ऐसी दर्ज नहीं हो जाती कि तुरंत कोई गया थाने में और एफआईआर दर्ज हो गई। उसकी जांच पड़ताल होती है प्रकरण की, कुछ सत्यता पाई जाती है तभी एफआईआर दर्ज होती है। देखिए, जब एफआईआर दर्ज हुई तो इसका मतलब घटना हुई, ये तो तथ्य। पुलिस तो वैसे भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। जी बिल्कुल। क्योंकि चुनाव एक संवेदनशील मामला था, पुलिस ने तुरंत उस पर तत्परता से एफआईआर दर्ज कर दी। जी। अब पुलिस के पास 90 दिन थे उस जांच पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करने का। मैं आपके माध्यम से सवाल खड़ा कर रहा हूं कि ऐसे कौन से कारण हैं कि पुलिस ने 10 दिन में रिपोर्ट दर्ज कर दी कि इसमें कोई घटना नहीं हुई। ये जानबूझकर उनके द्वारा किया गया ये वो कृत्य है। चलिए भट्ट जी, आपकी बातों में सत्यता हो सकती है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आप मेरे लिए वरिष्ठ हैं, भाई, बड़े भाई जैसे हैं। जी। हम पत्रकार तो बाद में हैं। जी जी जी। प्रदेश में उत्तराखंड पुलिस पूरे कोविड काल में सजगता के साथ काम किया। उस समय प्रदेश के जो मुखिया हैं डीजीपी अशोक कुमार जी, ये तो सीधा सवाल आप उनके ऊपर उठा दे रहे हैं कि उनकी पुलिस ने निकम्मा काम कर दिया है। देखिए, अगर उत्तराखंड के डीजीपी की पुलिस इतनी तत्पर होती तो उत्तराखंड के अंदर कई ऐसे मामले हैं जो आज भी लंबित हैं, चाहे वो चोरी के हों, चाहे हत्याओं के हों। कई मामलों में पुलिस खुलासा नहीं कर पाती। सवाल इस बात का है कि चुनावी दौर में किसी व्यक्ति के साथ घटना घटी है, पुलिस ने अभी तक उन व्यक्तियों को आगे क्यों नहीं लेकर आई जो ये कह रहे हैं कि ये घटना गलत है। मैं एक सवाल और आपसे भट्ट जी करना चाहूंगा इस मामले में। जी। पुलिस ने देखिए आज इसका खुलासा किया है, तो अब तो लेट हो गई, वोटिंग जो होनी थी हो गई। अगर संवेदना बटोरनी थी मोहित डिमरी जी ने तो बटोर ली। अब इसका पुलिस अगर खुलासा कर भी रही है तो इससे क्या फायदा होना है डिमरी जी को? देखिए, नहीं तो वो दूसरे दिन ही कर देती, अगर ऐसा कुछ फर्जीवाड़ा, अगर ऐसा कुछ पुलिस की तरफ से अगर कुछ फर्जी रोल होता तो। देखिए, किसी व्यक्ति के साथ घटना घटी है और देखिए, हाथ टूटना, सिर पे चोट लगना, कोई भी व्यक्ति स्वयं इतना अपने आप को घायल नहीं कर सकता। पर जी सोशल मीडिया पे इसको लेकर के काफी आज मजाक उड़ रहा है, मैं अभी देख के आया हूँ। तो मैंने उसके बाद ही आपको तुरंत फोन किया। माफी चाहूंगा अगर आपको मेरी किसी बातों से बुरा लग रहा हो। नहीं नहीं, बात बुरे की नहीं है। ये तो उत्तराखंड, अगर पुलिस इतनी तत्पर है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप पत्रकार हैं, आप ये बताइए, शराब की पेटियां पकड़ी गई? जी बिल्कुल। चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई? हाँ, कई जगह। मुझे बता दीजिए कहीं पुलिस ने किसी प्रत्याशी के ऊपर एफआईआर दर्ज करी हो? मैं राजनीति छोड़ने की बात कर रहा हूँ। फिर लोकतंत्र की सामूहिक हत्या इन राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा की गई। बताइए किसी पुलिस वाले ने कोई एफआईआर दर्ज करी हो किसी राष्ट्रीय नेता के ऊपर? अब आपने जब सवाल पूछा तो पहले ही कहा कि आप पत्रकार हैं और मैं तब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं आपको इसका जवाब ये दे देता हूँ कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो राजनीतिक गुलाम होता है। अगर कल के दिन यूकेडी भी सत्ता में आएगी तो ये पुलिस प्रशासन आपका ही गुलाम रहेगा सर। देखिए, मेरा ये कहना है
पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करे। अगर किसी ने अपराध किया है उसके ऊपर कार्रवाई करे। यदि मोहित डिमरी ने गलत किया है तो उसे जेल भेजे। जी। अगर मोहित डिमरी द्वारा गलत किया गया है तो वो क्यों बाहर आजाद है? मैं तो आपसे जेल भेजे। अंतिम बात एक जानना चाहूंगा, आप पुलिस के द्वारा किए गए खुलासे को नकार रहे हैं या मोहित डिमरी को डिफेंड कर रहे हैं? ना मैं मोहित डिमरी को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं पुलिस की बात को नकार रहा हूँ। मैं उस बात को कह रहा हूँ कि इस चुनावी संग्राम, महासंग्राम में पुलिस द्वारा शराब की पेटियां पकड़ी गई, पुलिस द्वारा पैसों के बांटने की बात कही गई। मुझे अभी तक इन 70 विधानसभाओं में एक भी प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात पुलिस द्वारा नहीं की गई। इसको मैं लोकतंत्र की हत्या समझूं या सरकार के दबाव में पुलिस की मजबूरी समझूं? ये सवाल मैं आपके सामने खड़ा कर रहा हूं। मोहित डिमरी एक प्रत्याशी था, उस पर हमला हुआ, पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट लगाई, घटना करने वाले व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज पुलिस द्वारा नहीं की गई। कौन गवाह थे ये सामने नहीं लाए गए। इससे एक चीज पता चलती है कि सत्ताओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम, चाहे वो शासन करे, प्रशासन करे या पुलिस करे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आप पत्रकार हैं, आप इसे भली भांति जानते हैं कि किसी न किसी दबाव में इस तरह की बात पुलिस द्वारा की गई है। जी भट्ट जी, मैं राजनीति समझता हूँ और सारे राजनीतिक दलों की बातों को समझने का प्रयास करता रहता हूँ, वो जिस तरह से बातें करते हैं। भट्ट जी, चलिए ये बात तो हुई खत्म। आप अपनी विधानसभा चौबट्टाखाल से, यमकेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे जी। क्या देखते हैं अपना भविष्य उस विधानसभा में? मैं निर्णय से पहले मैं एक बात को बता दूं कि पिछले 5 वर्षों से मैं बुनियादी चीजों को लेकर जनता के बीच में संवाद बनाए हुए था जी। चाहे वो बेरोजगारी हो, नौजवान बच्चों की बेरोजगारी के कारण शादी ना होना हो जी, ब्लॉक स्तर पर मेडिकल कॉलेज ना होना हो, मेडिकल सुविधाएं ना होना हो, डिग्री कॉलेज ना होना हो, ठीक है, पेट्रोल पंप ना होना हो, ना सैनिक हॉस्पिटल ना होना, ये तमाम बुनियादी चीजों को लेकर मैं जनता के बीच में पिछले 5 वर्षों से संवाद बनाया हुआ था जी। जंगली जानवरों से आए दिन मानव का जो टकराव हो रहा था, इन तमाम बुनियादी चीजों को लेकर मैं जनता के बीच में था। मगर जैसे ही चुनाव आए जी, चुनाव आते ही पैसा, शराब, जाति का जहर इन राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा जिस तरीके से घोला गया, मुझे लगता है लोकतंत्र में जो मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं और ये राष्ट्रीय पार्टियां पैसों के दम पर सत्ता को प्रभावित करने का काम करते हैं। आदरणीय, मैंने आपका एक पहले इंटरव्यू लिया था जिसका शीर्षक था कि दीप मैठाणी के तीखे सवाल और जी शांति प्रसाद भट्ट जी के करारे जवाब। जी। मैंने उस इंटरव्यू में भी आपसे कहा था कि इन राष्ट्रीय धन बल से संपन्न पार्टियों के साथ आपकी ये पार्टी मुकाबला कैसे कर पाएगी। तब आपने मुझसे एक बात कही थी कि जब जनता साथ होती है तो सब कुछ ठीक होता है और जब जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ते हैं तो जनता साथ देती ही देती है। तो क्या आपको लगता है इन पार्टियों के आगे जनता ने आपका साथ नहीं दिया या जनता आपके साथ नहीं रह पाई? देखिए मैठाणी जी, मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं जनता तक हमारी बात या तो हम पहुंचाने में सक्षम नहीं रहे, ये जनता अभी वो दौर नहीं आया कि जनता समझ पाए कि हम किन बुनियादी चीजों के लिए इस राज्य की मांग कर रहे थे। आज भी 22 वर्ष बाद जिन बुनियादी चीजों के लिए हम राज्य की लड़ाई लड़े थे उस पर काम नहीं हुआ, चाहे वो पलायन हो, राजधानी हो, नौजवान बच्चों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का हो, बोली का हो, भाषा का हो, किसी चीज पे काम नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी यदि राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता के इर्द गिर्द अपने धन बल के द्वारा जा रही हैं तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए गलत है और जनता के लिए बहुत घातक है। आने वाला समय इस बात को तय करेगा 10 मार्च को। यदि निर्णय
बुनियादी चीजों पर होगा तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय दलों की सरकार बनेगी। यदि निर्णय जनता का बाहुबल, पैसा और पार्टी पर होगा तो निश्चित रूप से जनता की बहुत बड़ा नुकसान इसमें होगा। देखते हैं 10 मार्च को क्या निर्णय होता है। मेरा ये विश्वास है कि वर्तमान में बुनियादी चीजों पर जनता को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रीय पार्टियों ने जिस तरीके से धन बल का इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं इसका नुकसान इस राज्य को हुआ है। आदरणीय, ये तो भावी भविष्य में भी होगा, क्योंकि ये धन बल से इतने संपन्न हो चुके हैं कि एक राजनीतिक पार्टी की भी बात करूं तो अगर इनकी 7 पीढ़ी पूरी ये पार्टी भाजपा इस समय इतनी ताकतवर पार्टी है कि अगर ये आगामी 100 वर्षों तक भी चुनाव लड़ेगी तो भी इसका धन खत्म नहीं होगा। इतना धन इसी बार इकट्ठा हो चुका है। बिल्कुल। तो आदरणीय, क्या इन पार्टियों से आप लोग जीत पाएंगे? अब देखिए, एक तरफ पूंजीवाद, दूसरी तरफ बुनियादी सवाल। ये बात तो फिर वो माओवाद वाली और ये तो कम्युनिस्ट लोग ये बात किया करते थे पूंजीवाद। मैं शांति प्रसाद भट्ट 36 यमकेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ा, मैं 2-2.5 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाया। जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप माने नहीं। अब आप सोचिए, बुनियादी मुद्दों पे संघर्ष करने वाला व्यक्ति धन बल नहीं कमा सकता, क्योंकि वो संघर्ष का व्यक्ति होता है, उसके पास आर्थिक तंगी होती है। एक तरफ 5 साल उत्तराखंड की जनता का खून चूसने वाली पार्टी उसी खून को बेचकर जनता को क्षणिक लाभ देती है, चाहे वो शराब हो चाहे पैसा हो। यदि इस चीजों से जनता प्रभावित होती है तो आने वाला समय और संघर्ष का होगा, ये मेरा मानना है। 26 का परिसमन उत्तराखंड के अस्तित्व को खतरे में लाने वाला है, क्योंकि पहाड़ से पलायन और जनसंख्या कम होना ये बताता है कि उत्तराखंड की सीमाओं से लेकर उत्तराखंड का मूल अस्तित्व खतरे में है। देखना जनता ने है, समझना जनता ने है। राष्ट्रीय पार्टी के झूठ और जुमलों में जनता यदि प्रभावित होगी तो 10 तारीख को निर्णय उत्तराखंड के विरोध में होगा। यदि जनता इन चीजों को समझ गई होगी कि ये राष्ट्रीय पार्टी या धोखा है तो क्षेत्रीय दलों की सरकार होगी।